आपकी पहली पेंटिंग आपने 4 रुपए में बेची और आज अगर हम बात करें तो उसके आगे कई जीरो लग चुके हैं। मेरे पास कोई पेंटिंग अगर 1000 रुपए की आती है मुझे बनानी है तो मैं उसको भी उतनी ईमानदारी से बनाता हूँ जितनी 10 लाख की पेंटिंग बनाता हूँ। आपका नाम कन्हैया कृष्ण, आपका जन्म भी वृंदावन, आपका काम भी श्री कृष्ण की पेंटिंग बनाना, इतना अद्भुत संयोग कैसे बना? टीचर बोलते थे तू आर्टिस्ट का बेटा कुछ बना के दे। मैं मुख्य लोगों के बनाए पोर्ट्रेट उसमें हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, नरेंद्र मोदी जी हैं। बिल क्लिंटन साहब का एक पोर्ट्रेट बनाया जो अटल जी। आपको लगता है कि आध्यात्म और कला का संबंध? जैसे भोजन हर कोई बना लेता है, स्वाद नहीं आता। नएपन की ललक ही आर्टिस्ट को जिंदा रखती है। 20 बरस में जब नहीं बैठा हूँ तब जाके कुर्सी मिली है मुझे। आपकी सबसे फेवरेट पेंटिंग कौन सी है? एक मशहूर फिलोसोफर ने कहा है कि हमारी ज़िंदगी एक खाली कैनवस की तरह है। हमारी पेंटिंग कितनी खूबसूरत होगी ये इस बात पर निर्भर है कि हम कैसे रंगों को चुनते हैं। ठीक उसी तरह हमारी ज़िंदगी कैसी होगी ये हमारे नज़रिए पर निर्भर है। ये बात तो हुई एक फ़िलोसोफर की। अगर हम बात करें एक कलाकार की जो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए रंगों को चुनता है, उसकी नज़र से ज़िंदगी कैसी होगी ये जानने की कोशिश करेंगे हमारे आज के यूज़र के पॉडकास्ट के इस एपिसोड में। और हम मुलाकात करेंगे एक मशहूर पद्मश्री सम्मान से सम्मानित कलाकार कृष्ण कन्हैया जी से, जिनकी पेंटिंग्स न सिर्फ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश के बड़े बड़े उद्योगपति, सिनेमा जगत के कलाकारों के साथ साथ एक आम इंसान के घरों में भी सुसज्जित है। तो आइए मुलाकात करते हैं पद्मश्री से सम्मानित मशहूर पेंटर कृष्ण कन्हैया जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट में। मेरा सौभाग्य कि मुझे आपने आमंत्रित किया और मैं यहाँ आया। आपका नाम भी कन्हैया कृष्ण, आपका जन्म भी वृंदावन, आपका काम भी श्री कृष्ण की पेंटिंग बनाना, ये इतना अद्भुत संयोग कैसे बना? सच बात तो ये कि ये सहयोगी बना है। पिताजी ने मेरा नाम कृष्ण रखा और उनको पता नहीं था मैं कोई पेंटिंग करूँगा नहीं करूँगा, और मेरा जन्म भी वृंदावन का। तो ये सहयोगी की कह सकते हैं या ईश्वर की कृपा ही मानता हूँ इसको। मतलब ईश्वर ने, लगता है कि शायद पहले से आपके लिए एक स्क्रिप्ट आपकी लाइफ की रेडी कर दी थी और आपको ऐसे संयोग देते चले गए, ये आप मान सकते हैं? मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा जी। मेरे पिताजी ने पेंटिंग सीखी छत्तीसगढ़ रायगढ़ में। अच्छा। उस बार राजा चक्रधर सिंह थे, उनके दरबार में कोई आर्टिस्ट थे नानालाल जानी साहब जी। तो जानी साहब के अंडर में उन्होंने काम सीखा। 10 बरस से 20 बरस तक की उम्र उन्होंने रायगढ़ में बिताई अपनी। उसके बाद में वो कैरियर बनाने के लिए बॉम्बे चले गए। बॉम्बे बहुत भटके, बहुत परेशान रहे। क्या करना चाहते थे बॉम्बे में? एक्टिंग? नहीं, एक्टिंग नहीं, कुछ पेंटिंग के कुछ करना था, okay। अपना कैरियर कुछ करना था, एक्टिंग ही नहीं करना चाहते थे वो। फिर एक पेंटिंग गांधी जी का पोर्ट्रेट उन्होंने गुरुदत्त जी को दिखाया किसी माध्यम से। वो पेंटिंग देख के गुरुदत्त जी इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ काम करिए। जब उनकी प्यासा बन रही थी तो उन्होंने प्यासा में काम किया, ये असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर। उसके बाद में फिर उन्होंने एक फिल्म शुरू करी गौरी, जो हिंदी और बंगला में बननी थी और गीता से हीरोइन थी उनकी। कैलकाटा में शूटिंग होनी थी। तो पिताजी 15 दिन के बाद में वो शेड्यूल होना था। पिताजी ने कहा कि मैं सारा हिंदुस्तान घूम के मैं पहुंच जाऊंगा 15 दिन के बाद में। ठीक है, 5-7 दिन शूटिंग चली। शूटिंग के बाद में वो झगड़ा हो गया दोनों पति पत्नी का, गुरुदत्त को गीता का। गौरी फिल्म खत्म हो गई, यूनिट वापस चली गई। लेकिन पिताजी ने बॉम्बे जाना मना कर दिया। अच्छा। क्योंकि उनको जो सुकून चाहिए था, जो शांति चाहिए थी, वो उनको बॉम्बे में नहीं मिलती थी। क्योंकि हमें देखने में लाइफ बॉम्बे की अच्छी लगती है, लेकिन जब पर्दे के पीछे जाओ तो लाइफ कुछ और होती है। बिल्कुल ठीक। तो एक दिन बिहारी जी ने स्वप्न दिया, वृंदावन जो ठाकुर जी हैं तो वृंदावन चले आओ। ये सत्य घटना है। सोए उठे तो पैसे नहीं थे उनके पास। तो फिर कोई आदमी आया उनसे मिलने के लिए, बोला आपको सेठ जी ने बुलाया, एक पेंटिंग बनवानी। बोल तो मैं वृंदावन जा रहा हूँ, बोले मिल के चले जाना। तो एक पेंटिंग बनवाई उन्होंने, भरत मिलाप की, राम और भरत की मिलाप की। 700 रुपये उस पेंटिंग के 7 दिन बाद दिए। वो 700 रुपये लेके वृंदावन चले गए। वहीं मेरा जन्म हुआ। तो ये एक ईश्वर की रचना ही मान लो, इसकी मर्जी मान लो कि बॉम्बे छोड़कर आज से 70 साल पहले कोई आदमी वृंदावन जाके बस जाए, वो भी इंडस्ट्री को छोड़कर, वहीदा रहमान, माला सेना, दादा तुझ जमाने में, उन सबको छोड़कर। क्योंकि ईश्वर को जो जिससे काम कराना होता है ना, वो उसको उस काम के प्रति प्रेरित करता है, वो बुला लेता है। वो शुरू में पोर्ट्रेट बनाते थे, बाद में धीरे धीरे कृष्ण की पेंटिंग बनाने लगे। और कृष्ण की पेंटिंग भी वो रियलिस्टिक तरीके से बनाना शुरू किया उन्होंने। या तो राजा रवि वर्मा ने वो काम किया या फिर कन्हैया जी ने किया। और साथ में उसमें सोने का काम शुरू किया, गोल्ड पेंटिंग जिसको बोलते हैं। क्या हुआ था कि गोल्ड पेंटिंग हिंदुस्तान में 2 जगह होती थी, या तो राजस्थान में मिनिएचर पेंटिंग्स आइवरी पर या पेपर पर,
या साउथ इंडिया में तंजौर के नाम तंजौर से। पेंटिंग। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपनी अलग स्टाइल शुरू करी और ऑयल पेंट के साथ में इसको किया। तो पेंटिंग इतनी सुंदर होने लगी कि लोग अपने घरों में लगाने लगे, ड्राइंग रूम में लगाने लगे। 2 पेंटिंग मुझे बना दो, 2 पेंटिंग मुझे बना दो। वो इस तरह के एक नया कला का सृजन हुआ। उत्तर भारत में ये कला खो गई थी, क्योंकि 700-800 वर्षों में बहुत लड़ाई झगड़े नॉर्थ इंडिया में बहुत हुए, मुसलमानों के, राजा के, अंग्रेजों के। तो खोने के बाद में ये एक तरीके से रिवाइवल था उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया में। इसके सबूत आपको देखने को मिलेंगे दिल्ली की नेशनल म्यूजियम में। अच्छा। वहाँ मनुस्क्रिप्ट हैं, हनुमान चालीसा हैं और कुछ गोल्ड की पेंटिंग हैं जो 500 साल पहले, 700 साल पहले बनाई गई थी। तो वो सबूत मिलता है कि नॉर्थ इंडिया में खो गई थी, दोबारा रिवाइव किया। वो उससे सिरे मेरे पिताजी को, या आप मुझे कह सकते हो, क्योंकि मैं बहुत कम उम्र से उनके साथ जुड़ गया, 15 साल जी, की वही उम्र हम से। जानना चाह रहे हैं, बिकॉज आपके पिताजी, जितना आपने बताया कि वो एक इतने समर्पित कलाकार थे, तो आपके घर में तो ये माहौल लाजमी था कि रहा। लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है ना कि कला सिखाई नहीं जा सकती, मतलब वो अंदर से आती है। आप उस माहौल में ज़रूर थे, लेकिन ऐसा कोई घटना या कोई इंसिडेंस हुई कि उसके बाद आपको ऐसा लगा कि रंगों की दुनिया ही मेरी दुनिया है? क्या हुआ था, जब मैं 6-7 में पढ़ता था तो स्कूल के बच्चे या टीचर बोलते थे तू आर्टिस्ट का बेटा, कुछ बना के दिखा। तो शुरुआत तो ब्लैक बोर्ड से हुई। उसके बाद में मुझे जो याद है, मेरी पहली पेंटिंग 1975 में, जब मैं 14 साल की उम्र थी, 4 रुपये में सेल हुई थी। 4 रुपये नहीं थे, एक तरीके से प्रोत्साहन था एक नए आर्टिस्ट का कि मेरी पेंटिंग भी बिक सकती। शुरुआत हुई। और सच बात तो ये है कि प्रेरणा तो पिताजी को देखकर मिली, जो वो बनाते थे। और जब मैं उनके साथ 10-15 साल भी हो गए थे काम करते हुए, तभी मैं सोचता था कि ये चेहरा मुझसे कैसे बनेगा, वो भाव कैसे आएंगे। बहुत बारीक काम आप बहुत मेहनत करके कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करके भाव नहीं आते। तो भाव ईश्वर की कृपा से आते हैं। जैसे भोजन हर कोई बना लेता है, स्वाद नहीं आता। संगीत हर कोई बजा लेता है, वो कर्णप्रिय नहीं होता। ऐसे ही भाव जो आने चाहिए ना, वो ईश्वर कृपा से आते हैं, मेरा मानना है। तो आपको नहीं लगता कि ये एक तरीके की साधना है? जब आप साधना करते हैं और जब ईश्वर खुश होता है, तब वो ये गुण आपके अंदर देता है? निश्चित रूप से ऐसा ही होता है। बिना साधना करे, मैं अपने पिताजी के साथ लगभग 20 साल जमीन पर बैठकर मैंने काम किया। घर छोटा सा, जगह नहीं थी, पापा कुर्सी पर बैठते थे, मैं लगभग 10 फुट दूर पेंटिंग जमीन में बैठे करता था। 20 बरस में जमीन में बैठा हूँ, तब जाके कुर्सी मिली है मुझे। आजकल की यूथ में क्या है, जितने नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, कमिंग आर्टिस्ट इतने आ रहे हैं, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी में है। 2 साल 3 साल का कोर्स करके उनको आर्टिस्ट बनना है और रुपया कमाना, नाम होना है। ऐसा नहीं होता। ये क्लासिकल म्यूजिक की तरह है, साधना करनी पड़ेगी आपको, रियाज करना पड़ेगा, तब जाके ईश्वर कृपा करेंगे। तो अगर आपकी बात करें, आपकी पहली पेंटिंग हमने कहीं पढ़ा था कि आपने 4 रुपये में बेची थी, और आज अगर हम बात करें तो उसके आगे कई ज़ीरो लग चुके हैं। तो ये सफ़र कैसा रहा? वो 4 रुपये से लेकर कई जीरो लगे, उसका सफ़र भी तो 48 साल का है। जी। पूरी लाइफ चलेगी इसमें। और आज भी अगर ऐसा ना होगा तो कब होगा? और क्यों ना हो, क्योंकि जब चाहने वाले हैं तो होना भी चाहिए ना। आपने एक बार कहीं कहा था कि आप जब 22 साल के थे, तब आपने सबसे डिफ़िकल्ट पेंटिंग एक बनाई थी। वो क्या पेंटिंग थी और वो क्यों डिफ़िकल्ट थी? क्या हुआ था, मैं 22-21 साल की उम्र थी मेरी, और कलकत्ता गया हुआ था। तो किसी के घर में मैं इनवाइटेड था, तो उनको पता लगा कि मैं पेंटिंग करता हूँ, तो उनको एक बुक लेके आई। वो किसी इंडोनेशिया के आर्टिस्ट की बनाई हुई थी बुक, कॉफ़ी टेबल बुक जैसी थी। उसमें एक पेंटिंग थी जो रावण सीता का हरण करके ले जा रहा है, और ये जटायु ने उस पर हमला कर दिया। तो इतनी कलरफुल पेंटिंग थी, वो देखकर मेरा भी मन ललचा कि ये तो बनानी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पसंद तो है, लेकिन शर्त ये है कि मैं एडवांस नहीं दूंगी, पसंद आएगा तो लूँगी। मैंने कहा तो मत दो एडवांस, मैं बनाऊंगा। और मैंने बनाई, और उस ज़माने में उन्होंने मुझे उस पेंटिंग के 5000 रुपये दिए। ये बहुत बड़ी बात थी। अगर हम ट्रेडिशन की बात करें कि ट्रेडिशनल पेंटिंग्स होती थी, और आज अगर हमें डिजिटल युग में है तो डिजिटल पेंटिंग्स भी आने लगी हैं, तो आप क्या डिफरेंस समझते हैं? उस ज़माने में हमें फिर गैलरीज में जाना पड़ता था कि कौन सी एग्जीबिशन लग रही है, कौन आर्टिस्ट क्या काम कर रहा है। वो काम आज घर बैठे हो जाता है, बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। रही डिजिटल पेंटिंग की बात, जो काम हैंड पेंटिंग का है, वो हैंड पेंटिंग का ये है, आप कितना भी डिजिटल कर लो, कितना भी कॉपी कर लो, कितनी भी कलर फोटोग्राफ्स आ जाए, लेकिन जो मज़ा हैंड पेंटिंग का है, पोर्ट्रेट बनाने का है उसका, वो मज़ा ही अपना अलग होता है, क्योंकि वो जीवंत लगती हैं। वो जीवंत लगती है। ये ऐसा कहा जाता है कि कलाकार के लिए, चाहे वो एक्टिंग करता हो, चाहे गाना गाता हो, चाहे कॉमेडी करता हो, हर कलाकार के लिए कहा जाता है कि उसे उस कला को जीना पड़ता है, तब वो जो एक आत्मा है उस कला में आती है। ये क्या होता है जीना, कला को जीना क्या होता है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। जी। एक तो डूबना पड़ता है, बिना डूबे आप पार नहीं हो सकते।
दूसरा, इसमें मन का भाव बहुत काम करता है। आपके घर में आपके भाई और बहन आ रहे हैं या भाई भाभी आ रहे हैं, आप उनके लिए भोजन बनाइए, उसका स्वाद अलग होगा। और एक भाई भाभी आपके भाई साहब आपके पति देव के आ रहे हैं, आप उनके लिए भोजन बनाइए, दोनों के भाव बदल जाते हैं। तो भाव बदल जाते हैं तो स्वाद भी बदल जाता है। यही पेंटिंग का है, आप किस तरह से किस भाव से काम कर रहे हो, क्या आपका थॉट्स हैं। क्योंकि आर्टिस्ट का दिमाग एकदम खाली होना चाहिए जब वो पेंटिंग करे, क्योंकि जब खाली रहेगा तब कुछ डालोगे। अगर आप कुछ अंदर कुछ भरा हुआ है तो आप कुछ कैनवास पर या संगीत में या कविता या कोई पोइट्री नहीं कर सकते आप। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। भाव की आपने बात की कि मन खाली होना चाहिए और दिमाग खाली होना चाहिए, मन खाली होना चाहिए उस वक्त सोचने के लिए। तो आपको लगता है कि आध्यात्म और कला का संबंध बिल्कुल कॉम्बिनेशन है। मेरे पिताजी भी ये करते थे, मैं भी ये करता हूँ। हमारे बैकग्राउंड में भजन चलते हैं। वो MS सुब्बलक्ष्मी को बहुत सुनते थे, मैं जसराज जी को, कौशिकी को, बहुत लोगों को सुनता हूँ। वो उससे क्या होता है कि आपका ध्यान लगा रहता है। संगीत जो है ना, वो भटकने नहीं देता। और तरंगे जो है ना दिमाग की, वो बड़ी बड़ी खूबसूरत चलती हैं फिर। तो ये संगीत, ये अध्यात्म का और म्यूजिक का, कला का ये कॉम्बिनेशन है। रही बात अध्यात्म की, भगवान कृष्ण का एक चरित्र ऐसा है जो सभी कलाकारों को लुभाता है, चाहे वो पोइट्री करता हो, डांस करता हो, चाहे गाना गाता हो, भजन गाता हो। क्योंकि उनके चरित्र में इतनी विविधताएं हैं, इतनी खूबसूरती हैं, इतने कलर्स हैं, आप कुछ भी करो सब सुंदर होंगे। जो विविधता की आपने अगर बात की है, तो भारत की हम बात करें तो वैसे ही विविधताओं का देश है हमारा, और इतनी कलाएं हैं। हर स्टेट की तकरीबन हम समझ लीजिए कि एक पेंटिंग है, एक आर्ट है, कल्चर है। बिल्कुल। एक आम इंसान के लिए, हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं जिनको रंगों की दुनिया के बारे में बहुत आइडिया नहीं है, उनको आप क्या बताएंगे कि जैसे आज हम देखते हैं कि बहुत अलग अलग तरह की, अगर हम बिहार की बात करें तो वहाँ की कलमकारी है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की पेंटिंग्स हैं। क्या बेसिक डिफरेंस होता है? भाव और साधना तो अपनी जगह एक ही होती है, बट क्या थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जो एक आम आदमी समझ सकता है? देखिए क्या होता है कि सब प्रदेश की अपने अपने एक सिस्टम है, अपना अपना एक कल्चर है, उस कल्चर के हिसाब से पेंटिंग करते हैं। लेकिन आम आदमी की एक ही बात है, देख के आंखें स्थिर हो जाए, रुक जाए, वो मुंह से निकले कि क्या सुंदर है। क्योंकि पेंटिंग सुंदर होनी चाहिए, भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, संगीत कर्णप्रिय होना चाहिए, तभी आप उसका आनंद ले सकोगे। जीवन को दर्शाने का काम भी करता है पेंटिंग, मतलब हर पेंटिंग में एक संदेश होता है, ऐसा आपको लगता है? कलाकार कुछ ना कुछ कम्युनिकेट, क्योंकि अपनी कला के माध्यम से कलाकार कम्युनिकेट करता है सोसाइटी या सोसाइटी के लोगों के साथ। तो आप क्या कम्युनिकेट करते हैं? मुझे लगा कि अगर मैं कन्हई जी को फॉलो करता रहूँगा, उनकी जो काम वो करते मैं करता रहूँगा, तो मेरा नाम कभी नहीं होगा। तो मुझे लगा कि कुछ मुझे नया करना चाहिए। तो फिर मैंने अपने भारतीय कल्चर के ऊपर, हमारे ब्रज के ग्रामीण जन जीवन है, उस पर मैंने बहुत पेंटिंग बनाई। वो मीडिया को बहुत पसंद आई, बहुत छपी, बहुत अखबारों ने छापा उसको, बहुत टीवी ने दिखाया। उसके बाद मुझे लगा कुछ और करना चाहिए। फिर मैंने कुछ फ्यूजन काम किया, कॉन्टेम्प्रेरी और ट्रेडिशनल दोनों को मिक्स किया। फिर उसके बाद मुझे लगा कुछ और करना चाहिए। फिर मैंने पोर्ट्रेट्स बनाए, और मेरी वहाँ की कृपा से पोर्ट्रेट जो हैं वो बहुत अच्छे बने, बहुत रियलिस्टिक बने। और जिन मेन मुख्य लोगों के बनाए पोर्ट्रेट, उसमें हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इन सब के पोर्ट्रेट बनाए। और मैंने बिल क्लिंटन साहब का एक पोर्ट्रेट बनाया जो अटल जी 2000 में गिफ्ट करके आए US प्रेसिडेंट को। तो ये सौभाग्य, ये अपॉर्चुनिटी मिलना भी बड़ी बात होती है। ये भी मैंने कहा ना कि इतिहास एक दिन में नहीं बनता, आप अपना काम करते जाइए ईमानदारी से। मेरे पास कोई पेंटिंग अगर 1000 रुपये की आती है, मुझे बनानी है, तो मैं उसको भी उतनी ईमानदारी से बनाता हूँ जितनी 10 लाख की पेंटिंग बनाता हूँ। ये बात सीखनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि मैं कुछ पैसे कम मिल रहे हैं, ज़्यादा नहीं, काम ईमानदारी से करो। जो व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से नहीं कराए वो कभी पहुँच नहीं पाएगा अपनी मंजिल तक। आपने जो ये कहा कि जब आपने अपना फ्यूजन का काम किया, कि आपने दोनों आर्ट फॉर्म को मिलाया, अगर हम बात करें बहुत तरह तरह के आर्ट फॉर्म, ये ट्रेडिशनल और स्टेट वाइज तो एक अलग हो गए, लेकिन हम पेंटिंग में भी बात करें तो ट्रेडिशनल है, कंटेम्प्रेरी है, मॉडर्न है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, फ्यूजन है आपने कहा, और अब तो डिजिटल पेंटिंग आ गई कि 3D की बात करें, मेटावर्स की बात करें। इन सब में क्या डिफरेंस है? जितने आर्टिस्ट प्रसिद्ध हुए हैं उन्होंने अपनी स्टाइल निकाली है, अपना कुछ दिया है, उन्होंने कॉपी नहीं करी। कॉपी करने से आप कुछ काम सीख तो सकते हो, लेकिन कॉपी करने से आपका नाम नहीं होगा। अगर आपको नाम करना है, आपको सफल होना है, तो आपको अपना एक स्टाइल बनाना पड़ेगा। जैसे हुसैन साहब का अपना स्टाइल था, गुजराल था, सतीश गुजराल का अपना स्टाइल था,
मुझे बंगाल के हेमंत मजूमदार हैं, उन्होंने बहुत रियलिस्टिक पेंटिंग बनाई, वहाँ के कल्चर को बनाया। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के भी बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, उन्होंने हिमाचल के कल्चर को बनाया। उन सब ने अपना दिया, कन्हई जी ने अपना दिया। मेरा भी जो थोड़ा बहुत नाम हुआ है वो मैंने कुछ क्रिएशन किया, कुछ क्रिएट किया, तब जाके हुआ है। कॉपी करने से सीख तो सकते हो आप एक बार कि काम करना आ गया, लेकिन आपको नाम नहीं होगा। इसीलिए आप ज़्यादातर आर्ट गैलरी में जाइए, जो नए आर्टिस्ट गैलरी में पेंटिंग लगाते हैं या एग्जीबिशन करते हैं, वहाँ खाली पड़ी रहती है, लोग नहीं आते देखने। लोगों को बुलाने के लिए आपको वो पेंटिंग उस तरह की बनानी पड़ेगी ना, उस तरह काम करना पड़ेगा ना। आपको आपकी सबसे फेवरेट, हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है आपके लिए भी जवाब देना, कि आपकी सबसे फेवरेट पेंटिंग कौन सी है अब तक? अभी बननी बाकी है, अभी आनी बाकी है वो। देखिए, कला और कलाकार कभी चूकता नहीं है, वो हर रोज नई चीज की तलाश में होता है। एक पेंटिंग बनाई, उठाकर रख दी, फिर लगता है कुछ और बनाऊं, नया बनाऊं। वो नएपन की ललक ही आर्टिस्ट को जिंदा रखती है, कलाकार को जिंदा रखती है। अगर हम बात करें आज के दौर की, अगर हम बात करें युवा पेंटर्स की, ना छोड़ें हम किसी भी प्रोफेशन के, अगर युवाओं की बात करें तो वो बहुत जल्दी बोर होते हैं। उनको एक लगता है कि कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो अपने पसंद का भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनको लगता है कि हमें कुछ नया चाहिए, हमें कुछ नया सीखना है। सीखना कितना सीखेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन उनको नया चाहिए, चाहे वो माहौल नया चाहिए, चाहे कंपनी नहीं चाहिए या काम नया चाहिए। आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि और आप तो इतने सालों से कर रहे हैं और एक ही काम को कर रहे हैं, लेकिन हर दिन आप इंस्पायर होते हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या जो ये नयापन चाहते हैं वो उनकी सही सोच है या कहीं वो अटके हुए हैं? नहीं, नयापन चाहते हैं, सोच तो सही है, लेकिन आप जो कर रहे हो उसी में नया ढूंढिए ना। अगर आप फील्ड बदलेंगे रोज रोज तो काम नहीं चलेगा ना। देखिए, कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कैमरामैन हो, कुछ भी हो, 9 से 5 की अगर घड़ी देख के काम करेंगे आप कभी सफल नहीं हो सकते। कहीं किसी एक इंटरव्यू में ये भी कहा है, जैसे किसी ने आपसे पूछा था कि कला जो होती है वो या तो आप बहुत आपने दुख झेले हों तब आपको अंदर से आती है, या आपका दिल टूटा हो तो आती है। और आपने कहा था कि दिल तो नहीं टूटा, लेकिन अभाव में मैं रहा। लेकिन जबकि आपके पिताजी तो काफ़ी नामी कलाकार थे, फिर किस तरह का अभाव था? नहीं, नामी कलाकार तो बहुत बाद में हुए थे ना। जब मेरे प्रारंभ के जीवन में तो नाम कुछ था ही नहीं ना, वो खाली संघर्ष ही संघर्ष था। मुझे याद, किस तरह के संघर्ष आपने देखे? होता क्या था, पेंटिंग व्यवसाय एक ऐसा है कला का, चाहे कोई भी डांसर हो, म्यूजिशियन हो, कविता हो, वो कब कोई बुलाए आपको, कब पेंटिंग सेल हो, वो पता नहीं होता। आज बिकी तो आज बिकी, नहीं बिकी तो 6 महीने नहीं बिकी। तो खाना तो 6 महीने चलना है ना, तो वो उधारी पे चलता था। अच्छा। वो उधारी फिर जब 6 महीने बाद पेंटिंग बिकती थी, जब दिए जाते थे, आते 500 रुपये थे और देने होते थे 5000 रुपये, तो वो हमेशा अभाव रहा। तो अभाव में ही सीखी जाती है, ये मैंने पहले ही कहा था। लेकिन मैंने जब वो इंटरव्यू दिया था जब मेरी पत्नी जिंदा थी, उनके सामने अगर कुछ बोलता तो गड़बड़ होती। लेकिन आज बात ये है कि निश्चित रूप से कलाकार का दिल टूटता भी है, तो भी वो एक दर्द जो हो ना, वो उसको प्रोत्साहित करता है। जैसे मेरे पिताजी बताते थे, रायगढ़ में 15-16 साल की उम्र रही होगी उनकी, और एक कोई मराठी सब्जी वाली से उनकी दोस्ती हो गई। अच्छा। और वो किसी न किसी बहाना करके उस सड़क से साइकिल बजाया करते थे। बहुत दिन बाद एक बार उसको बात करने का मौका मिला, तो उसने पूछा तुम करते क्या हो? तो पता है कुछ करते ही नहीं है। तब उनको लगन लगी कुछ करना चाहिए मुझे। तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करी अपने मामा जी से, और वो रायगढ़ महाराज के यहाँ लेके गए, तो वहाँ जानी साहब से उन्होंने काम सीखा। तो ये निश्चित बात मान लो, अभाव और ये दिल, ये दो ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये हर एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में आता ही आता है, और तभी कुछ हो पाता है। ज़िंदगी में आने वाला हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखाता है, और कलाकार के लिए तो जैसे आपने कहा भी कि आंखें खुली रखनी चाहिए, तो हर किसी व्यक्ति से जिससे वो आप मिलते हैं उससे आप कुछ सीखते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। और आपने ऐसा क्या सीखा अपने हर मिलने वाले लोगों से? बहुत कुछ सीखा, उनके विचार समझे। जैसे कि मैंने एक इंटरव्यू देखा था किसी का, उसने बहुत अच्छी बात कही थी कि इस संसार में पहले आपको घूमना पड़ता है। जब आप बहुत घूमोगे, फिर आप स्थिर हो जाओ, फिर आप सारी दुनिया घूमती नजर आएगी आपको। ये संसार का पहले अपना ढोल खुद पीटना पड़ता है। मैं कृष्ण कन्हई, मैं कृष्ण कन्हई, मैं कृष्ण कन्हई। जब मैं अपना ढोल खुद पीटूंगा तो फिर आप बोलोगे आप कृष्ण कन्हई, आप कृष्ण कन्हई, आप कृष्ण कन्हई। तो ढोल पीटने का मतलब आपको इतना काम करना पड़ता है, अपने आप को दुनिया के सामने ले आना पड़ता है, तब जाके लोग आपको पहचानते हैं। वरना इस 150 करोड़ के हिंदुस्तान में कौन पहचानेंगे? आपको क्या इंस्पायर करता है हर दिन नया काम करने के लिए, और इतने साल के बाद भी आप
ऐसे बात कर रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं तो आपकी, जब आप पेंटिंग की या कलर की बात करते हैं तो आपकी आंखों की चमक साफ देखी जा सकती है। तो क्या आपको इंस्पायर करता है कि हर दिन आप इतनी एनर्जी के साथ अपने काम को पहली कर बात तो ये है कि आर्टिस्ट को हमेशा विद्यार्थी बने रहना चाहिए, स्टूडेंट बने रहना चाहिए। उसके अंदर ललक होनी चाहिए कुछ सीखने की। मैं आज किसी भी आर्टिस्ट को देखता हूँ, चाहे 20 साल के लड़के को या किसी और के काम को, तो मैं हमेशा सीखने की कोशिश रहती है कि इसने अच्छा क्या किया है जो मैं नहीं कर सका। तो लगता है यार इसने ये काम बहुत अच्छा किया है, तो सीखने की कोशिश होती है मेरी। वो सीखने की ललक ही आर्टिस्ट को बड़ा बनाती है। जो आदमी सोचता है ना कि मैं सीख गया, मैं आर्टिस्ट हो गया, तो वो ख़त्म हो जाता है उससे। आपकी एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग हमने कहीं देखी थी कि बादलों में आपने कृष्ण जी के पैर, जो वो एक क्रॉस लेग के साथ खड़े होते हैं, सिर्फ पूरी पेंटिंग पे और कुछ नहीं है, सिर्फ बादल हैं और वो क्रॉस लेग्ड हैं। क्या इमेजिनेशन, क्या थॉट था वो? बड़ा थॉटफुल प्रोसेस, मतलब वो पेंटिंग लगी तो मैं जानना चाह रही हूँ कि आपका थॉट क्या था उसके पीछे। देखिए, नेचर हमें सबसे कुछ सिखाता है। आप कहीं भी जाएं, जंगलों में, पहाड़ों में, कहीं भी आपको बहुत सी आकृतियाँ नज़र आती है। तो मुझे भी एक दिन बैठे हुए थे, बादलों का मौसम था, बरसात का, तो बादलों में कुछ आकृति बनी, तो मुझे लगा कि इसमें कृष्ण के चरण बने। तो उस चीज़ को फिर मैंने उस कैनवस पे उतारा, तो वो बहुत खूबसूरत बनी और पेंटिंग और बहुत लोगों को पसंद आई। जो नए कलाकार इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? सबसे पहली चीज़ तो कि क्या करियर ऑप्शन है, क्या एक अच्छा करियर हो सकता है ये, और अगर अच्छा करियर है तो किस तरह की तैयारी के साथ उनको आना चाहिए? देखिए, वात्स्यायन साहब जिन्होंने कामसूत्र भी लिखा है, उन्होंने एक जगह लिखा था, मैंने पढ़ा था कि हर नागरिक के घर में कला सामग्री होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कि वो कला सामग्री ही आपके बच्चे को संस्कार देती है। जैसे कि आपके घर में रंग ब्रश रखे हुए हैं, मान लीजिए कैनवास हैं, तो बच्चा उठाएगा और उस पर कुछ न कुछ बनाएगा। शुरुआत तो वहीं से होती है। और कोई संगीत का कोई इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है तो वो उसको बजाएगा, और घर में अगर रिवॉल्वर रखी है तो वो उसको चलाएगा। ये तो आप पर निर्भर है कि आप उसको किस रास्ते ले आना चाहते हो। ये सबसे पहला तो काम माँ बाप का ही होता है, ये उसको संस्कार दे। और उसके बाद में फिर उसका अपना नेचर क्या है, हम कुछ और बनाना चाहते हैं, उसका नेचर कुछ और चीज़ का है, तो जहाँ उसका नेचर हो वहाँ उसको दिल लगाना चाहिए, उसको दिल बजाना चाहिए। आज हमारे हिंदुस्तान में बहुत से आर्ट कॉलेज हैं, बहुत से संस्थाएं हैं, बहुत से जगह गुरु शिष्य परंपरा भी चल रही है। तो वहाँ जाके मेहनत करें गुरु के चरणों को पकड़ के, क्योंकि जो चीज़ गुरु सिखाता है बारीकियाँ, आप देखकर सीख जाओगे लेकिन बारीकियाँ नहीं सीख पाओगे, वो गुरु ही सिखाता है। क्योंकि उसका 50 साल का अनुभव होता है बारीकियाँ कहाँ कहाँ होती है। मेरे पास भी कुछ स्टूडेंट आते हैं, वो बेसिक काम कर लेते हैं, बारीकियों में नहीं जाते। मैं हमेशा बोलता हूँ यार डिटेलिंग में जाओ ना, बारीकियाँ देखो ना, कहाँ क्या कमी रह गई। जब तक एक पॉइंट पे आप नहीं जाकर काम करोगे तो आप सफल नहीं हो सकते। और जो ये डिफरेंट टाइप की कला है, जैसे आप लोग स्वर्ण चित्रकला में आपने शुरुआत की थी और आपके पिताजी भी करते थे, तो जो ये अलग अलग तरह की पेंटिंग्स होती हैं, अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है? और आपको लगता है कि एक जो बिगनर है उसको किस पेंटिंग से शुरू करना चाहिए? देखिए, मज़ा तो फाइन आर्ट में ही है, जैसे क्लासिकल म्यूजिक में है। क्लासिकल गाने वाला कोई भी गाना गा सकता है, लेकिन कोई भी गाना गाने वाला क्लासिकल नहीं गा सकता। उस क्लासिकल की रियाज चाहिए, मेहनत चाहिए। दूसरी बात, रंगों की अपनी खासियत होती है। रंग इतने खूबसूरत होते हैं, आप उनको कहीं भी डालिए, कुछ भी आकृति बनेगी, वो सुंदर लगेगी लोगों को। आज के जनरली जितने नए आर्टिस्ट हैं वो इसी तरफ जा रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि वो 10-20 साल तक मेहनत करे, रियाज करे, प्रैक्टिस करे तब कुछ बने। सबको उसी तरफ जाना है, लेकिन सही चीज़ सही होती है। आज देखिए, आप कभी फ्रांस जाइए, वहाँ लूवरे करके एक आर्ट गैलरी है, कितनी बड़ी बड़ी पेंटिंग उन्होंने 2-2, 3-3, 400 साल पहले बना दी। जब शायद उनको कैनवास भी उतना बड़ा कहाँ से मिलता होगा। और कलरफुल पेंटिंग, जो उस जमाने में कलर फोटोग्राफी भी नहीं थी। आज को मोनालिसा की पेंटिंग वहीं पर है। हमारे हिंदुस्तान में देखिए, आप कभी बड़ौदा जाइए, बड़ौदा में राजा रवि वर्मा की मैक्सिमम पेंटिंग राजा रवि वर्मा बड़ौदा में है। मैं सोचता हूँ कि आज से 150 साल पहले उन्होंने कैसे वो काम किया। महाभारत के ऊपर, हमारे कल्चर के ऊपर उन्होंने इतना काम किया जो हम आज सोच भी नहीं सकते। आपको सारी जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ जो फिल्मों का एक अवार्ड है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये अवार्ड की शुरुआत कैसे हुई और ये अवार्ड दादा साहब फाल्के कौन थे? दादा साहब फाल्के को सबसे पहले फाइनेंस किया राजा रवि वर्मा ने। अच्छा। हाँ, क्योंकि राजा रवि वर्मा ने क्या किया था, प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी। हिंदुस्तान में पहली बार अपने चित्रों को ही छापने की। वो जर्मन की
से मंगवा कर लगवाई थी, लेकिन क्योंकि आर्टिस्ट और व्यापार दो एक साथ नहीं चलते तो वो फेल हो गए थे उसमें। तो उसको उस पर फिल्म बनाने का शुरुआत हुई थी और बहुत यंग थे, दादा साहब फाल्के, तो उन्होंने कुछ रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने राजा रविवर्मा ने मदद करी, जो आज 100 बरसों से फिल्म हमारी पितामह कहा जाता है। आगे सभी शुरुआत तो किसी को करनी पड़ती है और मेहनत बहुत करनी पड़ती है। और पहले तो हम देखते हैं कि अगर किलों में या आप महलों में देखें तो दीवारों के ऊपर भी पेंटिंग, और कितनी मतलब सोच कर लगता है कि पत्थरों पर इतनी खूबसूरत आकृति। उसको फ्रेस्को आर्ट बोलते हैं। और वो निश्चित रूप से आप जाकर देखिए, कभी अजंता एलोरा में देखिए या राजस्थान में देखिए, निश्चित रूप से बहुत खूबसूरत काम किया हुआ है। और कला के धरोहर तो मैं और भी कई जगह में गया हूँ। मैसूर, जैसे ग्वालियर का भी आप देखिए कि वो ब्लू कलर की एक पेंटिंग जो कि वेजिटेबल कलर से उसको बनाया गया है, जो आज भी पूरा फोर्ट खंडर हो गया है, लेकिन वो पेंटिंग वैसी की वैसी बिल्कुल नहीं। अब देखिए ना, मैं जो अजंता की बात कर रहा हूँ, 2500 पहले तो ये पता नहीं आज तक किसी को कि ये गुफाएं बनाई किसने। आप सोचिए, पत्थरों को काट काट के, गेट काट के, उसके अंदर जाकर पूरे हॉल को खोखला करके पत्थर बाहर फेंकना और उसमें मूर्तियां बनाना या उसमें पेंटिंग बनाना, वो भी उस जमाने में जबकि साधन नहीं थे हमारे पास। उसमें भी इतना खूबसूरत काम किया है उन लोगों ने। धन्य है वो लोग, वो कितनी मेहनत की होगी और कितनी मेहनत से कितना पेशेंस रखा होगा उन्होंने काम करने के लिए, तो तभी आज जिंदा है। आज हमारे यहाँ सारी दुनिया देखने क्या आती है, हमारी कला और संस्कृति को। सोचिए आज से 200 साल बाद क्या होगा। ये बिल्डिंगें तो उनके पास भी बहुत हैं और हमसे ज़्यादा खूबसूरत, हमसे ज़्यादा एडवांस हैं। हमारी कला संस्कृति को और पनपना चाहिए। मैं चाहूँगा कि सरकार को और आर्ट कॉलेज, संगीत कॉलेज बनाने चाहिए। बने हुए हैं, लेकिन शायद वो गलत हाथों में हैं या गलत तरीके से चल रहे हैं उसमें, क्योंकि कला विहीन तो मनुष्य जो है बस को समान है, और कला अगर नहीं रहेगी तो देश बचेगा कहाँ से। तो ये सामंजस्य ज़रूरी है कि जिस तरह हम एआई या टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, साथ के साथ हमें हमारी जड़ों को भी मजबूत करते हुए चलते हैं। जड़ें अगर मजबूत नहीं होंगी तो वृक्ष कहाँ से होगा बताइए, बिल्डिंग कहाँ से बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कन्हैया जी, कृष्ण जी की। बहुत आपने इतनी खूबसूरत बातें इतनी मतलब सरल तरीके से आपने बताई हैं और इतनी विविधता में बताई हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको आज एक नई तरह की रंगों की दुनिया से आज उनको रूबरू होने का मौका मिला है। ये मेरा सौभाग्य है। दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और राधे राधे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस पूरे कॉन्वर्सेशन में एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आई है कि कलाकार कोई भी हो, अगर वो अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करता है, या यूँ कहें कि हम नॉर्मल इंसान भी हैं और हमारा जो काम है, हमारा जो करियर है या हमारा जो प्रोफेशन है, उसके अलावा हमारा रोज़मर्रा का भी जो काम है, अगर हम वो पूरी ईमानदारी से करते हैं तो हमारी ज़िंदगी न सिर्फ खूबसूरत बनती है बल्कि व्यवस्थित और मीनिंगफुल भी बनती है। और यूज़ेड के पॉडकास्ट के माध्यम से हमारी भी ये कोशिश रहती है कि आप तक हम मीनिंगफुल कंटेंट पहुंचाएं। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड बाय।